हेलो जेंटलमैन कैडेट्स एंड लेडीज, माय नेम इज आर्यन और आज मैं आप लोगों के लेके आ चुका हूँ लेक्चर नंबर लेक्चर नंबर 17। इंडियन हिस्ट्री कर रहे हैं हम। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में गाइस हमारे लेक्चर नंबर 17 है। स्टार्ट करने से पहले दो बातें। जो कोई भी सीडीएस, सीएपीएफ, एफ कैट या एनडी के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से। सेकंड, डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहां से जाके हमारे क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नेशनल मूवमेंट को पढ़ रहे हैं हम। इससे पहले जिन्होंने मेरी इससे पहले की वीडियो नहीं देखी नेशनल मूवमेंट्स पे, ठीक है, वो देख सकता है। कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, तभी अच्छे से समझ में आएगा जब मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी। ठीक है, देखो, आज हमें पढ़ना है होम रूल मूवमेंट, अगस्त डिक्लेरेशन, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। ठीक है, ये तीनों अपने आप में बहुत आइकॉनिक चीजें थी। क्यों? क्योंकि इसने गांधी जी को क्या बनाया था, महात्मा गांधी जी को गांधी बनाया था। ठीक है, मास लेवल पे। क्यों? एक तरीके से गांधीयन एरा है ये। गांधीयन एरा कैसे? 1915 का वो टाइम था जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से कहाँ आ गए थे, इंडिया आ गए थे। ठीक है, जब वो इंडिया आ गए थे तब उनके जो पॉलिटिकल गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु कौन, पॉलिटिकल गुरु कौन थे? चलो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना सबके सब कि महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे। ठीक है, महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? ठीक है, डिस्क्रिप्शन में बताना। ठीक है, तो गांधी जी इंडिया आ गए थे और ये वही टाइम था जब क्या था, जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। वर्ल्ड वॉर कौन सा? वर्ल्ड वॉर वन, 1914। ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन था। ठीक है, तब एक फ्रेम में आती है होम रूल लीग मूवमेंट, होम रूल लीग मूवमेंट। ठीक है, होम रूल लीग मूवमेंट। ठीक है, ठीक है, गांधी नहरा था, ये मैंने आपको बता दिया, होम रूल लीग मूवमेंट थी। क्यों थी? क्यों? क्योंकि ये वो टाइम था जब वर्ल्ड में क्या चल रहा था, वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था। ठीक है, तो जब वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था तो ये इनको होम रूल मूवमेंट्स के जो फाउंडर्स थे, जिनमें से आपकी आज एक हो जाती है कौन, ये फोटो किसकी है, एनी बेसेंट और ये बाल गंगाधर तिलक, जिनकी खुद की क्या थी, ऑल इंडिया होम रूल लीग। ये किसकी थी? ये थी बाल गंगाधर तिलक की। और आयरिश होम रूल लीग किसकी थी? ये थी एनी बेसेंट की। तो इन्होंने ये सोचा कि भाई हम होम रूल मतलब होम रूल मूवमेंट, होम रूल गवर्नमेंट, खुद की गवर्नमेंट बनानी है। ठीक है, ठीक है, डोमिनेशन, डोमिनियन स्टेट होता है ना एक तरीके से, जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया थी उस टाइम पे। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि वर्ल्ड वॉर वन चल रहा है तो हमें क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। तो उन्होंने एक होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करी, कि इन्होंने बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। ठीक है, ताकि क्या ब्रिटिशर थोड़े शेक हो जाएं, थोड़े हिल जाएं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस टाइम गदर पार्टी, जो हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा है, वो अब्रॉड से चीजें ऑपरेट कर रही थी, ऊपर से होम रूल लीग, तो इसका फायदा उठाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने एक होम रूल लीग की क्या करी, स्थापना करी। ठीक है, देखो लिखा भी है, द होम रूल लीग मूवमेंट लेड बाय स्टालवेट्स एज बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट ग्रो फ्लोरिश ऑल अक्रॉस द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट बिटवीन 1916 टू 1918। ये वो टाइम था जब पूरे इंडिया लेवल पे क्या, होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, ऐसा माना जाता है करीब 40,000 लोग थे इसमें जुड़े हुए। ठीक है, फैक्टर्स क्या क्या थे, फैक्टर्स क्या क्या थे मैंने पहले ही बता दिया। एक था वर्ल्ड वॉर वन, दूसरा 1909। ठीक है, जो डिमांड्स थी वो नेशनल लीडर्स की वो पूरी नहीं हो सकी थी। ठीक है, दूसरा ये देखो लिखा है ना, ड्यू टू सेकिज्म इन कांग्रेस, मतलब कुल मिला के है कि कांग्रेस में क्या था, एब्सेंस थी। एब्सेंस किस चीज की, लीडरशिप की। क्यों? क्योंकि खुद तिलक उस टाइम कहाँ थे, इम्प्रेजनेट थे, कहाँ, मैंडले में, म्यांमार में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो? जो एनी बेसिन थी, ठीक है, तब उन्होंने क्या करा, जब बाद में तिलक वापिस आ गए तब उन्होंने दोनों ने क्या करा, अपनी अपनी होम रूल लीग स्टार्ट करी। ठीक है, और गादर म्यूटनी जो थी, सप्रेशन क्रिएटेड अ क्लाइमेट, उसने सप्रेस कर रखा था, उसने ऐसा माहौल बना रखा था। तो ये सारे फैक्टर मिल गए थे और इसी फैक्टर को देख के क्या बनाई गई थी, होम रूलिंग मूवमेंट। आया समझ में? ये इंपॉर्टेंट है। होम रूलिंग मूवमेंट में तुम्हें ये याद रखना जरूरी है कि दोनों में से किसकी कौन कौन सी थी। ठीक है, समझ रहे हो? ऑब्जेक्टिव क्या था, सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, ये याद रखना। होम रूल मतलब था, ये नहीं था कि इंडिपेंडेंस चाहिए, ये बात याद रखना। होम रूल मतलब ये नहीं था कि उनको इंडिपेंडेंस चाहिए। उनका यह था कि वी आर आर डोमिनियन स्टेट, स्टेट बनेंगे, बट हम ब्रिटिशर्स का क्या रहेंगे, इंटीग्रल पार्ट, ब्रिटिशर्स के इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, हम उनके अंडर रहेंगे बट हमारी सेल्फ गवर्नमेंट होगी। इसी का मतलब था क्या, होम रूल मूवमेंट।
ठीक है। अचीव क्या था, मूवमेंट क्या था, सेल्फ गवर्नमेंट का, पॉलिटिकल एजुकेशन बढ़ाना, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट के लिए एजुटेशन बढ़ाना, ठीक है, कॉन्फिडेंस अमंग इंडियंस टू स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट सप्रेशन, जो गवर्नमेंट सप्रेस कर रही थी इंडियंस को, उनके खिलाफ बोलना, ठीक है, डिमांड आ लार्जर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, लार्जर लेवल पे लोगों का पॉलिटिकल क्या रिप्रेजेंटेशन देना, समझ रहे हो, ताकि लोगों का लार्जर लेवल पे क्या हो सके, पॉलिटिकल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन हो सके, टू रिवाइव पॉलिटिकल एक्टिविटी इन इंडिया व्हाइल मेंटेनिंग द प्रिंसिपल ऑफ कांग्रेस पार्टी। समझे, ये कुछ इंटेंशंस थे किसके, होम रूल मूवमेंट्स के। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो दो दो पार्टी बनी थी, मैंने आप लोगों को बता दिया था, एक थी तिलक की होम रूल लीग मूवमेंट, ऑल इंडिया होम रूल लीग, और एक थी एनी बेसेंट की ऑल इंडिया आयरिश होम रूल लीग। ठीक है, तो तिलक जो थी उन्होंने अपनी इंडियन होम रूल लीग स्टार्ट करी थी कहाँ, बेलगाम में। बेलगाम कहाँ है आज, कर्नाटका में। और इसी होम रूल लीग ने कहाँ कहाँ काम करा था, तिलक वालों की बात हो रही है, ये बाल गंगाधर तिलक, ये एनी बेसेंट की फोटो। ठीक है, तो इन्होंने कहाँ का काम करा था, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, ठीक है, और बिरार में। ठीक है, और जो इसके जोसेफ बेपिस्टा थे, जोसेफ बेपिस्टा वो क्या थे, इसके पहले प्रेसिडेंट चुने गए थे तिलक होम रूल लीग के, और एनसी केलकर क्या थे, सेक्रेटरी थे। ठीक है, और तिलक का एक बहुत फेमस स्लोगन था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। और इसी इन्होंने दो न्यूज़पेपर लिखे थे, एक मराठा, ठीक है, और एक केसरी, एक हिंदी में एक इंग्लिश में लिखा था और एक मराठी में। ठीक है, ठीक है। फिर आती है एनी बेसेंट, 1916 में इन्होंने अपनी होम रूल लीग बनाई, कहा, सितंबर के महीने में, और इन्होंने अप्रैल के महीने में 1916 में। ठीक है, और इन्होंने सितंबर के महीने में 1916 में। ठीक है, बॉम्बे को छोड़ के पूरे भारत में थी, एक्सपेंडेड कवर द रेस्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग, सॉरी, बॉम्बे को मिला के, क्योंकि यहाँ बॉम्बे नहीं था। ठीक है, बॉम्बे को इंक्लूड करके पूरे इंडिया में इनकी डिमांड थी, 200 ब्रांचेस थी इनकी एटलीस्ट, समझ रहे हो, 200 ब्रांचेस। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ था, मद्रास, जो आज का क्या है, चेन्नई, जो कहाँ है, तमिलनाडु में है। ठीक है, ठीक है, इट हैड 200 ब्रांचेस, वाज लेस ऑर्गेनाइज देन तिलक लीग। तिलक की जो लीग थी ना, होम रूल लीग, उससे लेस ऑर्गेनाइज थी। और जो इसके क्या थे, सेक्रेटरी थे, वो कौन थे, जॉर्ज अरुंडाले। ठीक है, और बी डब्ल्यू वाडिया और सीपी रामस्वामी इन एडिशन टू अरुंडाले कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द प्रोजेक्ट। ये तीन लोग इनके आईने बेसन के साथ नाम जुड़ते हैं, जैसे तिलक के साथ जोसेफ बेपिस्टा और एनसी केलकर का नाम आता है, समझ रहे हो, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पीवाई क्यू है। कंक्लूजन क्या निकला होम रूल लीग बनाने का, देखो ये रही फोटो, बीपी वाडिया, ठीक है, जीएस अरुंडले और एनी बेसेंट, ये देखो। ठीक है, कंक्लूजन ये निकला कि भाई साहब, हम अकेले चीजें नहीं चले जाते, हम अकेले चीजें नहीं चला सकते। ऑल इंडिया होम रूल लीग का ये कंक्लूजन निकला कि 1920 में जाके उन्होंने एंड करा। ठीक है, और किसके साथ मर्ज हो गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ वो मर्ज हो गए। ठीक है, ठीक है, और बाद में महात्मा गांधी को क्या चूज कर लिया गया था, इसका प्रेसिडेंट चूज कर लिया था। लेकिन विद इन अ ईयर वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ क्या हो चुके थे, मर्ज हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि हम ऐसे टूट टूट के, कि मॉडरेट अलग काम कर रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट अलग काम कर रहे हैं, और होम रूल अलग काम कर रहे हैं। तुम्हें पता है ना, मैंने इससे पहली वाली वीडियो में बताया था कि जो कांग्रेस थी वो किसके थ्रू डोमिनेटेड थी, उस टाइम मॉडरेट्स के द्वारा डोमिनेटेड थी। तो उन्होंने बाद में तीनों ने क्या करा, कि भाई हम एक हाथ बनेंगे रेदर देन अलग अलग हाथ बनेंगे, तो वो 1920 में जाके वो चीज हो जाती। तो होम रूल लीग का ये कंक्लूजन था। आया समझ में, आगे बढ़े। फिर आता है फ्रेम में अगस्त डिक्लेरेशन। अगस्त डिक्लेरेशन क्यों, क्योंकि अगस्त के महीने में हुआ था, और इसी को बोलते हैं मोन्टेगो डिक्लेरेशन। ये देखो, ये तब की आइकॉनिक फोटो। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका जो जो डिक्लेरेशन करा था, ये किसने करा था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन थे उस समय, सैमुअल मोन्टेगो। ठीक है, 20 अगस्त 1920 को याद करा था। इनकी क्रोनोलॉजी याद रखना, तभी मैं क्रॉनिकल ऑर्डर में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। इस डिक्लेरेशन में ये बोला गया था कि कंट्रोल ओवर द इंडियन गवर्नमेंट वुड बी ग्रेजुअली ट्रांसफर टू द इंडियन पीपल। जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल हल्के हल्के किसको दिया जाएगा, इंडियन पीपल को। एंड आर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वुड बी ग्रेजुअली एस्टेब्लिश। और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट में बनाई जाएगी हल्के हल्के। ठीक है, लेकिन इसका मतलब यही था कि वो इंटरनल पार्ट लेगा लेकिन इंडिया का। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तो बनाई जाएगी, देखो वही बात है, लेकिन दे ऑल्सो नोन एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। वो पार्ट रहेंगे ब्रिटिश का ही, लेकिन एक खुद की रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जाएगी। ठीक है, अब ये डिसीजन क्यों लिया कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे, ये सारी चीजें करेंगे, ये डिक्लेरेशन क्यों शुरू करा, ब्रिटिशर्स ने डिक्लेरेशन क्यों लिया, देखो इसके रीजंस है। सबसे पहला, उस टाइम पॉलिटिकल लीडर जो थे, वेदर इट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन सबके, उन सबका क्या चाहिए था, सपोर्ट चाहिए था। सपोर्ट, अब बोलोगे आई सर सपोर्ट कैसे, सपोर्ट मैं बताता हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट चाहिए था इन लोगों का, कैसे, देखो,
जब वर्ल्ड वॉर वन हुई जब वर्ल्ड वॉर वन हुई तो ब्रिटिशर्स लड़ रहे थे, ठीक है, ब्रिटिशर फाइट कर रहे थे, तो ब्रिटिश आर्मी में कौन था? इंडियन सोल्जर थे। कितने परसेंट? एटलीस्ट 80-90% कौन थे? इंडियन सोल्जर थे। तो उनको तो लड़वाना था ना, अब्रॉड ले जाना था, बाहर ले जाना था लड़ाने के लिए, ठीक है, जहां लड़ाई चल रही थी। तो इसलिए इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स का क्या चाहिए था? सपोर्ट। क्यों? क्योंकि जो लोकल लोग थे, जो मास लोग थे, जो देश के लोग थे, वो किसकी बात सुनते थे? इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स की। अब आया समझ में? दूसरा, मुस्लिम और कांग्रेस में क्या रहेगी? यूनिटी रहेगी, और सक्सेस ऑफ होम रूलिंग। समझ रहे हो? ये कुछ प्रमुख कारण थे। फिर फ्रेम में आ जाती है चंपारण सत्याग्रह, जहां से हम गांधी जी को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। मैंने इससे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, तो उनके पॉलिटिकल गुरु थे जीडी गोखले, ठीक है, जीडी गोखले, गोपाल के सॉरी जी के गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? किसके पॉलिटिकल गुरु थे? गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, ठीक है। तो 1917 में देखो, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा कई बार जा चुका है कि विच वन इज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ इंडिया? तो कौन सी थी? वो थी चंपारण सत्याग्रह 1917। बिहार के ईस्ट साइड में एक पड़ता है चंपारण, ठीक है, ई चंपारण, ठीक है। वहां ये क्या हुई थी? ये सत्याग्रह हुई थी। अब बोलोगे सर ये सत्याग्रह क्या हुई थी? एक्चुअली उस टाइम पे इंडिगो कल्टीवेशन के लिए क्या कंडीशंस रखती गई थी कि भाई आप लोग इंडिगो का क्या करें? कल्टीवेशन करें, और फिक्स प्राइस पे हम आपको क्या देंगे? पैसे देंगे। मैं बताता हूँ आगे। फार्मर्स इन दिस रीजन रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1914 एंड 1916 ओवर द कंडीशन इम्पोज ऑन इंडिगो कल्टीवेशन। इंडिगो कल्टीवेशन के ऊपर जो कंडीशंस रखी गई थी उसके ऊपर विद्रोह हुआ था। Similar condition exists in Bengal, but as a result of major uprising in 1859 and 61, the peasants there won their freedom from the indigo planters। और ऐसी ही कंडीशन 1859 के टाइम पे बंगाल में एग्जिस्ट करती थी, लेकिन जब वो विद्रोह हुआ, अपराइजिंग हुई, तो वहां पर क्या, उनको इस इंडिगो प्लांटर से क्या, एक क्या, आजादी मिल गई। तो बैकग्राउंड क्या था? बैकग्राउंड जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, यूरोपियंस प्लांटर, जो यूरोपियन प्लांटर से बेसिकली कौन? ब्रिटिशर हैड फोर्स द पीसेंट्स टू ग्रो इंडिगो ऑन थर्ड 20, मतलब 320, जिसको हम अपने लैंड एरिया का जो 320 भाग है, उस पे आप क्या करोगे? इंडिगो प्लांट्स करोगे। मतलब इसी सिस्टम को बोला गया तीन खेतिया सिस्टम, तीन खेतिया सिस्टम, ठीक है। When German synthetic dyes replaced indigo at the end of 19th century, European planters demanded high rents and illegal dues from the peasants in order to maximize their profit before the peasants could switch to other crops। देखो, ये वही बात हो गई, जब जर्मन सिंथेटिक डाई ना, जो, जो जर्मन सिंथेटिक डाई थी, इंडिगो क्या होता था? डाई तो थी, होती थी एक तरीके से, ठीक है। तो जर्मन सिंथेटिक डाई जब रिप्लेस करने लगी इंडिया को 19th सेंचुरी के एंड में, तो यूरोपियन प्लांटर्स ने क्या किया? उन्होंने क्या करी? अपने डिमांड को क्या कर दिया? हाई कर दिया, ठीक है। इनलीगल ड्यूज मांगने लग गए, ठीक है, ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या कर सके? जनरेट कर सके, समझ रहे हो? ठीक है, ठीक है। और इससे पहले वो स्विच कर पाते प्लांटर्स, वो उनको फोर्स करने लग गए, ठीक है, कि भाई देखो लिखा भी है, द पीसेंट्स वर फोर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस एट यूरोपियन डिटरमाइंड, कि यूरोप द्वारा, जो ब्रिटिशर्स है उनके द्वारा जो प्राइस डिसाइड करा गया है, उसी प्राइस पे आपको बेचना पड़ेगा। तो फार्मर्स को घाटा होने लग गया, वेरी लो कॉस्ट पे उनको बेचना पड़ रहा था। तो एक तरीके से क्या होता है? उनको ऑपरेस हो रहा था। क्यों? क्योंकि लैंडलॉर्ड जो थे ब्रूटल तरीके से उनको बिहेव कर रहे थे, ठीक है, नेगोशिएशन नहीं कर रहे थे, कोई कंपैशन नहीं है, ठीक है। और इसी की वजह से क्या, एक एक्सट्रीम पॉवर्टी कंडीशन है वो लोग क्या पहुंच चुके थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम फेमाइन आया था, ठीक है, सरकार ने तब भी हैवी टैक्स लगा रखा था। तो इसी चीज को देखते हुए ना, तो कई, ना उन पे खाना ना पैसा, इसी चीज को देखते हुए चंपारण में रिवॉल्ट होता है, ठीक है, इंडिगो प्लांटर्स द्वारा, ठीक है। एक होता है पिपरा में 1914 में, और एक 1916 में तुर्कोइया में, ठीक है। तो एक नाम था राजकुमार शुक्ला करके, वो गांधी जी के पास जाते हैं कि गांधी जी हमारी कुछ हेल्प करिए। तो गांधी जी अराइव होते हैं कहाँ? चंपारण में, विद राजेंद्र प्रसाद, मेहरुल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारेख। ये नाम याद रखना, क्योंकि पूछ लेता है कि इस मूवमेंट्स में कौन कौन लोग थे, ठीक है। जेपी कृपलानी, ये सारे लोग वहां पहुंचे, इमीडिएटली वहां पहुंचते हैं, ठीक है। तो गांधी जी देखते हैं कि भाई क्या है, क्या दिक्कत है, क्या व्यवस्था बनी है, ठीक है। तो फिर गांधी जी बोलते हैं, एज अ कॉम्प्रोमाइज विद द प्लांटर ही एग्रीड, ही कौन? गांधी जी, कंपैशन दैट फ्रॉम ओनली 25%, कि भाई 25% डिमांड रखो, ठीक है, ठीक है। एंड में क्या होता है? कि एंड में क्या होता है? वो हार मान जाते हैं, कौन? ब्रिटिशर्स। और गांधी जी अपनी फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस क्या, बैटल जीत जाते हैं, ठीक है।
जो प्रोमिनेंट लीडर थे इसके वो थे ब्रिज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, राम नवमी प्रसाद और शुभ शरण वर्मा। ठीक है, ये किसके प्रोमिनेंट लीडर थे? चंपारण सत्याग्रह के। ठीक है, कंक्लूजन ये निकलता है जिससे गांधी जी को क्या एक ना रास्ता मिला मास तक पहुंचने का, लोगों से जुड़ना। और इसी चीज ने हेल्प करी कहाँ? रॉलेंट एक्ट, जो 1919 में पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। ठीक है, समझ रहे हो, एक मूवमेंट के तौर पे। फिर दूसरी आ जाती है आपकी क्या? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जिसको हम हंगर स्ट्राइक भी बोल सकते हैं, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। ठीक है, ठीक है, 1918 में हुई थी ये। ठीक है, अब बोलोगे सर इसके पीछे का रीजन क्या था? इसके पीछे का रीजन गाइस यही था कि ना उस टाइम वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज्यादा थी। ठीक है, महंगाई बहुत ज्यादा थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो महंगाई ज्यादा थी, देखो ये लिखा हुआ, वर्कर डिमांडेड 50% ऑफ वेज इंक्रीज ऑन ऑर्डर टू कॉप अप विद वॉर टाइम इन्फ्लेशन। 50% वो अपने उसमें क्या वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। ठीक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि महंगाई की वजह से, वॉर की वजह से, क्या आज भी यूक्रेन रशिया चल रहा है ना। ठीक है, वॉर की वजह से क्या हुआ? फूड ग्रेन्स क्लोथ ये सब चीजें क्या हो गई? महंगी हो गई, वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से। ठीक है, बट वो सिर्फ मिल का जो मालिक था वो सिर्फ 20% पे था कि भाई मैं 20% ही बनाऊंगा, तो इसी रीजन की वजह से एम्प्लॉयज क्या आ गए? स्ट्राइक पे आ गए। ठीक है, एम्प्लॉय किस पे आ गए? स्ट्राइक पे आ गए। ठीक है, द मील वर्कर टर्न टू अनुसुया साराभाई फॉर असिस्टेंस इन देयर फाइट फॉर जस्टिस। इन 1918 गांधी इंटरवेंट इन डिस्प्यूट बिटवीन अहमदाबाद कॉटन मिल ओनर्स एंड वर्कर ओवर द सेशन ऑफ द पेल्क्यू बोनस। ठीक है, अब बोलोगे सर यही वो अनुसुईया साराभाई क्यों कोई गए थे? अनुसुईया साराभाई की जो बहन थी, ये, ठीक है, उन्होंने क्या किया, वो क्या थी, गांधी जी को जानती थी। तो गांधी जी का क्या हुआ? इंटरफियर हुआ। तो गांधी ने बोला, जब गांधी जी आई 1918 में, तब उन्होंने बोला कि एक काम करो, तुम 35% पे जा, 50% पे ना जाके 35% डिमांड करो। तो क्या होता है, नॉन वायलेंट तरीके से, ठीक है, वो बैठ जाते हैं स्ट्राइक पे। ठीक है, ये देखो ये फोटो तब की, आइकॉनिक फोटो। ठीक है, स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं, और 35% पे क्या वो मान जाता है, वो मान जाता है। इसी तरीके से वो ये जीत जाते हैं। ठीक है, फिर तीसरी आती है आपकी उसमें खेड़ा सत्याग्रह, 1918 में हुई थी, जिसको हम फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी बोलते हैं। याद रखना, ये PYQ है कि विच वन इज नॉन वाज द फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो वो कौन सी थी? खेड़ा। खेड़ा कहाँ है आज का? गुजरात में। ठीक है, ठीक है, सत्याग्रह वॉज सेंटर ऑन द पीस एंड जो पटियार कम्युनिटी थी खेड़ा की। ठीक है, ही रिफ्यूज टू एग्री टू अ 23% टैक्स हाई इम्पोज ऑन देम डिस्पाइटेड क्रॉप के खराब होने के कारण भी, और कॉलेरा चल रहा था, फेमाइन, पल्क्यू, ये सारी चीजों की वजह से ही, उनकी वजह से तब भी ब्रिटिशर्स ने 23% क्या टैक्स बढ़ा दिया, हाइक कर दिया। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ पटेल, वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी एंड टीम मेंबर्स एज इंदुला याग्निक, शंकरलाल बैंकर एंड महादेव देसाई अमंग अदर्स ट्रेवल्ड अक्रॉस द कंट्री साइड इन रेजिंग अवेयरनेस अबाउट फार्मर राइट्स। फार्मर्स के राइट्स को लेके उन्होंने क्या रेज करनी, बातें रखनी शुरू करी। ये तब की फोटो देखो, ये गांधी जी बैठे हैं, ये पटेल जी बैठे हैं। ठीक है, ये महादेवन देसाई जी बैठे हैं। ठीक है, ये इंदुलाल याग्निक हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी बातें रखनी शुरू करी। ठीक है, तो फार्मर्स इन गुजरात खेड़ा डिस्ट्रिक्ट वर इन डिस्ट्रेस ड्यू टू क्रॉप क्रॉप फेल हो गई थी ना यार, वो कहाँ से देंगे टैक्स? जब वो अपनी चीज फसल नहीं बेच पाएंगे तो वो टैक्स कैसे देंगे? ठीक है, गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिमिट लैंड रेवेन्यू इंस्टेड ऑन कलेक्टिंग। वो वही है कि वो एक्सेप्ट करना नहीं है, और अगर एक्सेप्ट ना करो तो वो उनकी जमीन हड़प पाएंगे। ठीक है, तो वो उनकी जमीन हड़पेंगे। तो गांधी जी एडवाइज द पेशेंट टू विद होल्ड पेमेंट फॉर रेवेन्यू अंटिल देयर डिमांड फॉर इट्स रिमिशन वाज मेट एज अ पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। When it was discovered that the government issued instruction that revenue be recovered only from those peasants who could afford to pay, बाद में ये चीज डिसाइड हुई कि भाई साहब रेवेन्यू उनसे लिया जाएगा जो पे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, उनसे लिया जाएगा। तो इसी तरीके से क्या हुई? जीत हुई। ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं हम, पटेल भाई के इनके सपोर्टर बन गए थे गांधी जी के, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस करनी छोड़ दी थी। अब फीचर क्या क्या थे इसके? ठीक है, इस सत्याग्रह के फीचर्स क्या क्या थे? देखो, गुजरात में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर क्या हुआ? सूखा पड़ा 1918 में, तो क्या हुआ? क्रॉप फेल हो गई। फार्मर वर एंटाइटल्ड टू रीमिशन अंडर, उनको टैक्स देना था रेवेन्यू कोड के तहत। ठीक है, 1/4। लेकिन बाद में वो पिटीशन डालते हैं कि भाई हमसे नहीं होगा प्लीज, ये वो सो। तो इसी चीज को देखते हुए गांधी जी ने अपना क्या बोलते हैं, अपना सत्याग्रह शुरू करा था, जिसको हम खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सरदार भाई पटेल एंड ग्रुप ऑफ देयर डिवोटेड गांधीज इंक्लूडिंग Narhari Parikh, Mohanlal Pandya, Ravi Shankar Vyas went around the village and organized the villages and telling them what to do and providing the necessary political leadership. पटेल एंड हिज कलीग ऑर्गेनाइजर टैक्स रिवोल्ट, कि भाई टैक्स के खिलाफ जो आपने 23% टैक्स बढ़ा दिया है, उसके खिलाफ उन्होंने क्या करा? रिवोल्ट करा और उनका सपोर्ट किया। ठीक है, सो गवर्नमेंट ऑन द हैंड
remained steadfast and state that if the tax were not paid the farmer property would be seized। देखो ये डिमांड होने लगी थी ना कि भाई जो टैक्स नहीं दे पाएगा उसकी हम प्रॉपर्टी को क्या कर देंगे, सीज कर देंगे। ठीक है, सो गांधी रिक्वेस्टेड दैट द फार्मर नॉट पे द टैक्स। गांधी ने बोल दिया भाई टैक्स मत दो, तुम टैक्स मत देना। और गांधी जी ऑन द अदर हैंड प्रेमली द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द स्ट्रगल, इसी स्ट्रगल के क्या होते स्पिरिचुअल लीडर निकले। ठीक है, बहुत डिसिप्लिन और यूनिटी के साथ क्या हुआ, जब द गवर्नमेंट सीज द फार्मर पर्सनल प्रॉपर्टी लैंड एंड लाइवलीहुड फॉर नॉन पेमेंट फॉर टैक्सेस, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ खेड़ा फार्मर डिड नॉट डेजर्ट सरदार पटेल। जब फार्मर्स की प्रॉपर्टी सीज करने लग गई, गुजरात इन पार्ट ऑफ द स्टेट वाज सिंपैथाइज्ड with the cause of revolt assist by sheltering the protesting peasants relatives and property। उनकी प्रॉपर्टीज ली जा रही थी और बाकी जो गुजराती लोग थे वो उनको क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। दोज इंडियंस हु अटेम्प्ट टू परचेज द कॉन्फिस्केटेड लैंड, मतलब ले हुआ, मतलब मेरे तरीके से अगर मैं तुम्हें कहूं तो एक तरीके से छीना हुआ। ठीक है, वह सोशली स्टैंड। फाइनली, याद रखना, फाइनली द गवर्नमेंट अटेम्प्ट टू रीच एन एग्रीमेंट विद द फार्मर्स। फार्मर के साथ एक एग्रीमेंट होता है टू एग्री दैट द सस्पेंड टैक्स फॉर द करंट ईयर। तो उस साल के लिए क्या कर दिया जाएगा, करंट ईयर के लिए टैक्स को बंद कर दिया जाएगा। क्यों भाई, सूखा पड़ गया था, कहां से देते। एंड द फॉलोइंग ईयर टू रिड्यूस द रेट इंक्रीज एंड रिटर्न टू द, जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने हड़पी थी, कॉन्फिस्टिकेटेड प्रॉपर्टी मतलब होता है हड़पी हुई प्रॉपर्टी, वो क्या कर दी जाएंगी, वापिस कर दी जाएंगी। तो यहां से क्या गांधी जी क्या बने, खेड़ा के लीडर बने। और ये वो टाइम था जब गांधी जी को क्या मिला, एक ग्रिप मिली। समझ रहे हो, एक ग्रिप मिली और इसी से वो महात्मा बने। फिर आगे जाके और भी चीजें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हल्के हल्के। ठीक है, और जल्दी तुम्हारी हिस्ट्री खत्म होने वाली है। ठीक है, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।